हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है toppercbse.com के यूट्यूब चैनल पर। ये यूट्यूब चैनल आपका ही है, आपके लिए ही है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लिए हम मेहनत करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक में समझने में दिक्कत ना आए। और आपको जितने भी लेक्चर यहाँ नज़र आ रहे हैं ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी तरह से कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसे हम देखेंगे कि आवेश के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि आवेश क्या होता है और आवेश को किस तरह से उत्पन्न किया जाता है, यानी कि आवेशन की विधियां देखी थी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा क्विक माइंड मैप को जरूर देखेंगे। तो हमने अध्याय 1 का विद्युत आवेश का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि विद्युत आवेश होता क्या है और किस तरह से आवेश को उत्पन्न किया जाता है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो खासकर रहेगा कि आवेश कौन कौन से गुणों को दर्शाता है, जिसमें हम देखेंगे क्वांटीकरण के बारे में, किस तरह से आवेश द्रव्यमान से अलग होता है और किस तरह से द्रव्यमान जैसे एक संरक्षण नियम को दर्शाता है, उसी तरह से आवेश भी किस तरह से संरक्षण नियम का पालन करता है, ये भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आवेश के गुण। तो सबसे पहला जो हम गुण देखेंगे वो देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण को हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं परिमाणीकरण। इसके बाद देखेंगे आवेश का संरक्षण नियम और तीसरा देखेंगे किस तरह से आवेश एक अदिश राशि है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो ये क्वांटीकरण होता क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। क्वांटीकरण का मीनिंग ये होता है, सिंपल भाषा में देखना चाहें, कि जब भी किसी चीज़ की हम गिनती करते हैं तो आपको 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। यानी कि आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके घर पे कोई लड्डू दे के जाता है, ठीक है, और आपके घर पे लड्डू दे के गया, मेंबर आप ज़्यादा हो, मेंबर आप 6 हो, 6 मेंबर हो, लड्डू आपको मिले हैं मान लो 4, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, प्रसाद वगैरह दे के जाते हैं। अब 4 लड्डू है, घर पे बंदे हो गए 6, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लड्डू को तोड़ेंगे ना, बीच में से डिवाइड कर लेंगे ताकि सभी इसका यूज़ कर ले, सभी खा ले। तो ऐसे केस में देखते हैं कि लड्डू के पार्ट हो जाते हैं, लड्डू को आधा किया जा सकता है, आधे से भी आधा किया जा सकता है। पर क्वांटीकरण का मीनिंग ये होता है कि उसको हम आधा नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को हम पॉइंट में नहीं ले सकते, ठीक है ना। जैसे कि 5.5, 5.6, 5.7, ठीक है ना, 2.25, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार पूरा नंबर चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप घर पे कितने मेंबर हो, तो 5 6, अभी बोला मैंने 6 मेंबर हो आप, जैसे इस तरह से आपकी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके साथ में, तो आप कहोगे सर 20 पढ़ते हैं, 25 पढ़ते हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं कि 25.5 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हो, आधा स्टूडेंट तो कभी होता ही नहीं ना। ये तो जो हॉरर मूवीज़ होती है उसके अंदर भूत वगैरह होते हैं वही होते हैं, किसी की मुंडी नहीं होती है, किसी के पाँव नहीं होते हैं, किसी के कुछ और सिस्टम नहीं होता। तो वो हम यहाँ भूतों की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ फिजिक्स की बात करने लग रहे हैं। तो अपने पास जो गिनती होगी, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, घर पे आप नीचे वाली बिल्डिंग से ऊपर वाली बिल्डिंग यानी कि ऊपर वाली मंजिल पे जाना चाहते हो तो सीढ़ियों का यूज़ करते हो, तो आप सीढ़ियाँ गिनते जाइए कितनी है, वो भी आपको 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग चलेगी, है ना। तो इस तरह से कोई भी नंबर जो एक तरह से 1 2 3 4 5 यानी कि पॉइंट में ना होकर पूरा नंबर होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड क्वांटीकरण। अब यहाँ क्वांटीकरण का मीनिंग क्या होता है, देखो आवेश के क्वांटीकरण का आपने क्या देखा था, जब दो वस्तुओं का आपस में घर्षण किया जाता है, जैसे कि मान लो एक वस्तु है A, दूसरी वस्तु है B, जब दोनों को घर्षण करते हैं दोनों का, तो आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन A से कहाँ चले जाते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु के पास नहीं भेज सकते, तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण का मीनिंग क्या हुआ, जैसे देखो अब एक A से एक इलेक्ट्रॉन B के पास गया, तो A पे आवेश कितना मानेंगे, A पे आवेश मानेंगे हम +E, B पे आवेश कितना मानेंगे -E। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा +2E, B पे क्या आ जाएगा -2E। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आवेश किसी भी वस्तु के ऊपर, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लिया, तो एक के पास +2A है, 2E है, और B के पास -2E आवेश है। तो इस
2, 3, 4, 5 ही कितने भी हो सकते हैं ना। तो ये तो आपने एग्जाम्पल के तौर पे 2 लिया है, यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा पूर्णांक। पूर्णांक का मीनिंग क्या होता है वो भी बताता हूँ आपको मैं। तो किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या होता है, एन एक पूर्णांक होता है। एन पूर्णांक का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये जो नंबर्स होते हैं जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी कि प्लस आगे करते जाओ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो नंबर होते हैं हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब आपने क्या देखा अभी एग्जांपल के तौर पर, आपने ए का आवेश देखा, क्या देखा, प्लस का 2 × ई, है ना, +2 आया हुआ यहाँ पर, यानी कि यहाँ देखो ये रहा 2 आया हुआ। और बी के पास कितना आवेश आया हुआ है, बी ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ऋणात्मक आवेश लेके चलेंगे। तो बी के देखो ध्यान से, ई के साथ किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, -2 से, ये रहा। तो इस तरह से आप देखोगे ये जो नंबर n है ये क्या होगा, एक पूर्णांक होगा जो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। जैसे कि आप कहते हो नहीं सर हमने तो प्लस का लेना है, तो Q इज इक्वल टू +NE। ये +n कब लेना होगा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन छोड़ती है उसका आवेश पता लगाने के लिए यहाँ n को क्या लिया जाता है, प्लस लिया जाता है। जैसे यहाँ आपने क्या देखा, a ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो इसके लिए प्लस लिया है। और इसी तरह से किसी वस्तु ने अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं, उसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे हैं, तो उसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, n की वैल्यू माइनस लेके चलेंगे। यानी कि ये नंबर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ऐसा नंबर जो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं वो कौन से होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि Q की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो हम ये भी लिख सकते थे कि Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-NE। तो इस तरह से इसको भी और बेटर तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि क्वांटीकरण क्या होता है। एक बात नोट करने वाली है, सबसे छोटा जो आवेश होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। सबसे छोटा चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है ना। न्यूनतम आवेश जो स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है वह होता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो मैंने बताया आपको। यानी कि इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश कभी भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और अपना आता है कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 2। कॉन्सेप्ट बूस्टर का मीनिंग ये होता है कि ये जो पॉइंट है ये आपने जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं। देखो साइंस ली है आपने, मेडिकल नॉन मेडिकल ले रखी है, तो ऑब्वियस सी बात हम कंपटीशन क्लियर करने के लिए लेते हैं। और जब तक हम अपने कॉन्सेप्ट को इतना गहरा नहीं करेंगे कि हमें कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए उसको सोल्व करने की ताकत जरूर रखें, तो तभी फ़ायदा है। अगर आप ऊपर की बातें पढ़ोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे, छोटे फॉर्मूले लर्न कर लोगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपने प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके न्यूमेरिकल्स ज़रूर करने हैं। फिजिक्स जो है ये न्यूमेरिकल्स का सब्जेक्ट है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे, अकेले थ्योरी करोगे, तो इट मीन आपने कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ जो कॉन्सेप्ट बूस्टर मैंने डाले हैं ये इसीलिए डाले हैं ताकि आपको कभी भी ऐसा पॉइंट सामने न आए जो आपने ना पढ़ा हो। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पॉइंट डाले जाएं जो आपके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे समझ रहे हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। फिजिक्स का मीनिंग कंपटीशन, ये आपने माइंड में रखना है। तो क्वार्क क्या होते हैं, क्वार्क, तो देखो स्टडी से ये पाया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। फंडामेंटल का मतलब आधारभूत पार्टिकल नहीं है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किन्हीं दूसरे कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो उन कणों को क्या नाम दिया गया, क्वार्क नाम दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इन क्वार्क के ऊपर आवेश कितना होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसका आवेश E होता है तो उसका तीसरा हिस्सा हो सकता है E/3 और 2E/3 भी हो सकता है। यानी कि आवेश जो है ये इलेक्ट्रॉन से छोटा हो गया है ना, आप देख सकते हैं इस बात से। अब ये यहां तक तो ठीक है कि क्वार्क है, ठीक है, ये मान लिया, बट किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर मिलेगा कम से कम। क्वार्क के बराबर क्यों नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हमें प्रूफ नहीं मिला है जिसमें हम ये देख सकें कि क्वार्क जो है स्वतंत्र रूप से रह सके। स्वतंत्र रूप का मीनिंग ये है कि क्वार्क अकेला हमें मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये क्या मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं।
ठीक है ना। अब जैसे मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, जैसे प्रोटॉन कैसे बने होंगे क्वार्क से, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस होता है, तो वो कैसे आ सकता है, वो हो सकता है कि E/3 और E/3, 3 E/3 से मिलकर बना हो, 3 क्वार्क से मिलकर बना हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक E/3 हो और दूसरा 2 E/3 हो, ऐसे भी हो सकता है। ये तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 E/3 माइनस E/3 माइनस E/3 ऐसा हो। देखो बन गई ना बात, क्योंकि 2 E/3 में से ये वाले दोनों माइनस हो जाएंगे तो 0 चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से प्लस चार्ज वाले क्वार्क या माइनस चार्ज वाले क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं। तो ये आपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग माइंड में रखना है, आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए। यानी कि आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, तो आप कहोगे क्वार्क होता है। आपको ये पूछ ले कि सबसे छोटा चार्ज ऐसा बताइए जो स्वतंत्र रूप से मौजूद रहता है, तो आप कहोगे कि सबसे छोटा चार्ज आवेश जो स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकता है वो होता है किसी यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब आवेश के क्वांटीकरण का उपयोग क्या है, तो इसके लिए हम न्यूमेरिकल्स देखें और उन न्यूमेरिकल्स के अंदर ये तीनों बातें हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि किसी वस्तु पे आवेश का पता लगाना, क्योंकि आपको क्या पता है, अभी आपने पढ़ा कि Q होता है Ne। अगर आपको ये पता है कि किसी वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं या कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, तो आप Q का मान पता कर सकते हैं। यानी कि आपको Q का मान पता करने के लिए N का मान पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप किसी वस्तु पे आवेश का पता लगा सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्राप्त किए गए या छोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Q=N फार्मूला लगाना पड़ेगा। पर कंडीशन क्या होगी, उस वाले केस में आपको वस्तु के ऊपर आवेश का मान पता होना चाहिए। E का तो ऑलरेडी पता होता ही है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अगर आपको किसी वस्तु पे आवेश का मान पता है, इलेक्ट्रॉन का मान पता है, तो आप N का मान निकाल सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि किसी वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं या कितने छोड़े हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे ही किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जैसे मान लो किसी वस्तु ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो वैसी बात है उसमें कुछ न कुछ तो द्रव्यमान की कमी होगी। तो किसी भी वस्तु के अंदर मास में कमी, डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज, बदलाव। मास में बदलाव होगा, वो कैसे पता करेंगे, N कितने इलेक्ट्रॉन उसने छोड़े हैं इनटू में 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, ठीक है ना। अगर उसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, तो उस केस में आप देखोगे ये N आपने प्लस का लेना है। अगर किसी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो मास में कमी आएगी, इसका मीनिंग आपने यहाँ माइनस वाला लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन का मास गुणा में कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, इस तरह से दोनों की मल्टीप्लाई करके कितने मास में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है उसका पता लगा सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल है, किसी वस्तु पर आवेश का मान इतने कूलम हो सकता है। यानी कि आपसे ये पूछा है कि क्या ये आवेश का मान किसी वस्तु पे हो सकता है या नहीं होता, यानी कि क्वांटीकरण की बात आने लग रही है। यानी कि क्या ये जो आपका मान है वस्तु के ऊपर ये क्वांटाइज्ड है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि Q की वैल्यू होती है N × E। तो हम क्या करते हैं, N का मान निकालते हैं। N = क्या आएगा, Q/E। Q का मान कितना है, 2.8 गुणा में 10⁻⁻18 इंटू में आपको पता है कूलम आया हुआ है, इसको लिख लो चाहे बाकी कट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो कूलम से कूलम कटने लग रहा है। इन दोनों को जब आप सोल्व करते हो तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 1.75। तो N का जो मान आया है वो कितना आया है, 1.75। इसका मीनिंग तो ये हुआ कि इस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 1.75। ऐसा कभी हो सकता है किसी वस्तु से 1.75 इलेक्ट्रॉन निकल जाए? इलेक्ट्रॉन से छोटा तो हम कण निकाल ही नहीं सकते। इसमें तो ये बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला और आधे से आधा और जोड़ दो, इतना इलेक्ट्रॉन इसके से निकला है ना। तो 1.75 इलेक्ट्रॉन तो किसी से निकल ही नहीं सकता, या तो इलेक्ट्रॉन 1 निकलेगा या इलेक्ट्रॉन 2 निकलेंगे। तो इसका मीनिंग इस वस्तु के पास इस आवेश का मान नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वांटीकरण परमाणुकरण को
के अकॉर्डिंग नहीं है ये। n का मान आपका क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए था, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए था। पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर यह पाया गया कि पॉलीथीन और ऊन को रगड़ा तो ये पाया गया कि पॉलीथीन पे इतना ऋणात्मक आवेश बन गया, पॉलीथीन पर ऋणात्मक आवेश इतना है। इस तरह से ऊन से पॉलीथीन के पास कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ ज्ञात कीजिए, यानी कि इतने आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। तो जो भी है प्लस माइनस हम ये मान लेते हैं, क्यू की वैल्यू आपको पता है Ne, तो आपने n का मान निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के पास चले गए, तो क्या आएगा Q/E। तो Q का मान कितना है 3 × 10⁻⁻16 कूलम डिवाइडेड बाय E मीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा में बताइए कितना आएगा -19 कूलम। जब इसको सोल्व करते हैं ये कूलम से तो कूलम कटने लग रहा है, इसकी वैल्यू आती है 1.875 × 10⁻³ ये वैल्यू आती है। अब काफ़ी बच्चे देखते हैं कि अरे ये तो पॉइंट में आ गया और पॉइंट में इनका मान हो नहीं सकता। अब ये पॉइंट में कहाँ है, आगे 10⁻³ भी तो है, इन 10⁻³ यानी कि 3 जीरो और भी इसके आगे लगाओगे तो ये कितना बन जाएगा, एक ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट 3 पॉइंट आगे चला जाएगा, ये बन जाएगा 1875। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से निकलकर कहाँ चले गए, पॉलीथीन के पास चले गए। ये तो एक पूर्ण नंबर है, पूर्णांक है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सब कुछ सही है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल सही है, पहले वाला न्यूमेरिकल आपका गलत था क्योंकि n का मान पॉइंटों में नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं आवेश संरक्षण नियम। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रहना। सुरक्षित रहने का मतलब है कि ना तो उसको बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है। इसी तरह से आवेश के लिए भी है। आवेश के संरक्षण के अनुसार आवेश न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। आवेश को हम न अपनी तरफ से बना नहीं सकते और ना ही आवेश को अपनी तरफ से नष्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, आपके पास दो वस्तु हैं, एक ए वस्तु है और दूसरी बी वस्तु है। शुरू में आपने देखा कि इसके पास कोई भी आवेश नहीं है, तो आपने क्या देखा कि Q1 या QA आवेश A के पास 0, आवेश B के पास भी 0। तो कुल आवेश कितना हुआ दोनों का, कुल आवेश हुआ Q = QA + QB कितना आएगा, 0 है ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों का घर्षण करना स्टार्ट करते हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ घर्षण करवाते हैं। तो जैसे ही दोनों को घर्षण करवाते हैं तो कुछ इस तरह से दोनों घर्षण करेंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है ना। तो आप जैसे ही देखोगे जब दोनों एक दूसरे से घर्षण करेंगे तो यहाँ इसके दोनों के जो बीच में जो सतह है जहाँ पर एक दूसरे को छूते हैं वहाँ पर गर्मी पैदा होगी और गर्मी की वजह से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, दूसरी वस्तु के पास चले जाएंगे। तो मान लेते हैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसके पास आ जाते हैं। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे अब की बार जो QA का जो आवेश होगा वो कितना होगा, QA' मान लेता हूँ, वो कितना आ जाएगा, अभी तो आपने देखा था +2 गुणा में E, Q = Ne के अकॉर्डिंग। और QB' कितना आ जाएगा, -2E। इन दोनों को जोड़ोगे तो कुल आवेश कितना आ जाएगा, कुल आवेश आ जाएगा QA' + QB' कितना आ जाएगा, 2E जमा में -2E, 0 आ गया ना। तो ये क्या देखा आपने, ये तो वही पॉइंट हो गया। देखो दो आपके पास शर्तें थी, एक तो ऐसा था कि आपने घर्षण नहीं किया, उसमें भी आपने देखा कि कुल आवेश 0 था, और घर्षण के बाद में भी आपने क्या देखा कि कुल आवेश कितना है, 0 है। ये तो वही बात हुई। क्या, मान लीजिए आपकी दोनों पॉकेट में रुपए हैं, है ना, और आपके दोनों पॉकेट में 500 के 2 नोट मान लेते हैं। एक पॉकेट में 2 नोट है 500 के, दूसरी पॉकेट में भी 2 नोट है 500 के। इस तरह से आपने क्या देखा, आपके पास कुल रुपए कितने बन जाएंगे, 1000 एक जेब में और 1000 दूसरी जेब में। तो टोटल कितने बन गए आपके पास, 2000 रुपये बन गए, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, एक पॉकेट से रुपए निकाले, एक 500 का नोट निकाला और दूसरी पॉकेट में डाल दिया। तो आपके पास अभी भी कितने रुपए रहेंगे, अभी भी आपके पास 2000 रुपये रहेंगे। फर्क इतना ही है कि एक पॉकेट से रुपए किस में ट्रांसफर हो गए, दूसरी पॉकेट में ट्रांसफर हो गए। तो इसी तरह से कुछ यहाँ होने लग रहा है, ठीक है ना। तो A और B जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने लग रहे हैं,
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, हम आवेश बना नहीं सकते। यानी कि आपके पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि आपने पॉकेट के ऊपर हाथ रखा और 2 नोट के 5 नोट बन जाए अपने आप। आपको 2 के 5 बनाने हैं तो आपको दाएं बाएं से नोट इकट्ठे करने पड़ेंगे, है ना। तो आवेश को किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से वो संरक्षण का नियम को दर्शाता है, वो इस तरह से दर्शाता है। आवेशित करने से पहले का आवेश और आवेशित करने के बाद का आवेश दोनों आपने देखा इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। इससे ये पता लगता है कि कुल आवेश जो होता है किन्हीं 2 बॉडीज का, वो कुल मिलाकर एक जैसा रहेगा। कंडीशन ये है, शर्त ये है कि बीच में गलती से कोई तीसरी वस्तु न आ जाए। अब उसके बाद में एक आपको उदाहरण बताता हूँ जो आपको खासकर लगभग किसी जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं, फिर हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या हो गया। तो यहाँ पर आता है युग्म उत्पादन और दूसरा आता है पदार्थ का विलोपन। विलोपन का मतलब पदार्थ का खत्म हो जाना, एक तरह से नष्ट हो जाना। इसको समझते हैं हम एक पॉइंट से। युग्म उत्पादन का मीनिंग क्या होता है उसको समझिए आप। देखो यहाँ जो पॉइंट है वो क्या कहता है, ये कहता है कि एक फोटोन होता है। फोटोन आप समझते हो, क्लास 11 में आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा था। फोटोन एक एनर्जी का पैकेट होता है और इसकी जो एनर्जी होती है उसको आपने क्या बोला था, एच न्यू, है ना। किसी फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है। जब ये फोटोन किसी एक नाभिक के साथ इंटरेक्ट करेगा, आपस में उसके पास जाएगा, तो उसे टकराने के बाद में, उसके पास जाने के बाद में आप देखोगे कि ये जो फोटोन है ये गायब हो जाएगा और फोटोन के बदले में एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और एक पॉजिट्रॉन बन जाएगा। अब ये पॉजिट्रॉन आपने पहली बार पढ़ा होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है उसका माइनस आवेश होता है, पॉजिट्रॉन का प्लस आवेश होता है। दोनों एक जैसे पार्टिकल होते हैं, एक जैसे मास होता है, बट आवेश का फर्क होता है, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। तो अब ये देखिए आपके पास क्या था, आपके पास फोटोन था। फोटोन जैसे ही किसी नाभिक से टकराता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का निर्माण करता है। तो इसे हम बोलते हैं युग्म उत्पादन। युग्म का मतलब इन दोनों का जोड़ा बन गया ना एक साथ में, तो एक के बदले में 2 मिल गए आपको, तो ये होता है युग्म उत्पादन, ठीक है ना। इस युग्म उत्पादन में ध्यान से देखिए, फोटोन जो होता है वो एनर्जी का रूप होता है, पढ़ा आपने। फोटोन जो होता है वो एनर्जी का रूप होता है। फोटोन को पार्टिकल तो हम कंसीडर नहीं करेंगे जनरली। फोटोन जो है उसकी एनर्जी जो होती है E=H नहीं होता है। तो ये एनर्जी यहाँ क्या किस में कन्वर्ट होने लग रही है, पार्टिकल कणों में बदलने लग रही है ना। तो ये जो फोटोन है, फोटोन जो है वो तो एक तरह से ऊर्जा है, और ये क्या है, ये आपके कण है, और कण के अंदर क्या होता है, द्रव्यमान। तो आपने क्या देखा कि ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान में बदलने लग रही है। एक तो यहां से ये नया पॉइंट आपको पता लग गया होगा। दूसरा, कैसे ये आवेश संरक्षित है यहाँ पर ये देखना है। तो आप ध्यान से देखिए, फोटोन जो होता है उसका मास नहीं लेके चलते, और जिस भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं होता उसका आवेश भी 0 लेके चलते हैं। ये आपने बात ध्यान रखनी है, आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी भी आपने ध्यान रखनी है। तो फोटोन के पास कुल आवेश कितना है, 0, और इन इलेक्ट्रॉन के पास कुल आवेश कितना है, माइनस और प्लस। माइनस और प्लस दोनों जोड़ोगे 0 बन जाएगा ना। तो दोनों के मिलकर पहले भी आवेश 0 था और बाद में भी दोनों का आवेश कितना है, कुल मिलाकर 0 बनता है। तो आवेश पहले भी 0 था, बाद में 0 था। इसका मतलब आवेश को ना तो बनाया है, ना ही हमने पहले वाले आवेश को खत्म किया है। पदार्थ का विलोपन, इसमें क्या होता है, ऊपर वाले इस प्रक्रम से बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टकराने के बाद में जैसे ये टकराते हैं तो ये क्या बनाते हैं, 2 फोटोन बनाते हैं। अब ये 2 फोटोन कैसे बन गए वो देखेंगे। एक फोटोन इस तरफ जा रहा है, मान लो नेगेटिव एक्स की तरफ, और एक जा रहा है आपके सीधे हाथ की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, है ना, पॉजिटिव धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ, ठीक है। तो ये 2 फोटोन बनेंगे। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें 2 फोटोन थे, 2 पार्टिकल थे, 2 कण थे। तो उनके पास क्या था, द्रव्यमान था, और द्रव्यमान से क्या बन गया, द्रव्यमान से बन गए फोटोन। फोटोन का मतलब क्या बन गई, ऊर्जा बन गई। तो एक तो आपको ये पता लगा कि पदार्थ के विलोपन में क्या देखा आपने, कि पदार्थ खत्म हो गया, यानी कि द्रव्यमान खत्म हो गया और ऊर्जा बन चुकी है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलने लग रहे हैं, एक दूसरे तरफ बढ़ने लग रहे हैं, तो 2 फोटोन बने हैं। ऊपर वाले में 1 फोटोन लिया था, यहाँ हमने 2 फोटोन लिए हैं। 2 फोटोन इसलिए लिए हैं क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि जो संवेग होता है उसका भी संरक्षण होता है। टकराने से पहले का जो संवेग होता है और टकराने के बाद का जो संवेग होता है वो बराबर होता है। तो इसलिए अगर 1 फोटोन लेंगे तो टकराने से पहले का जो संवेग है वो 0 बनना चाहिए, यहाँ पर संवेग जो है वो 0 बनना चाहिए, है ना, मोमेंटम जिसको बोलते हैं। और टकराने के बाद का मोमेंटम भी 0 बनना चाहिए, संवेग 0 बनना चाहिए। वो 0 कैसे बनेगा? जब एक वस्तु राइट हैंड साइड में जाएगी, दूसरी वाली लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, ताकि दोनों अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों का बराबर मोमेंटम होगा, बराबर संवेग होगा, तो एक दूसरे को जोड़ेंगे तो नेट जो संवेग है वो 0 आ जाएगा। तो पहले भी संवेग 0 था और बाद में भी संवेग क्या होता है? 0 होता है। ये थोड़ा सा हटके पॉइंट है क्योंकि ये 11वीं क्लास में आपने नहीं पढ़ा, तब आपकी दिक्कत आ सकती है। कोई भी जो चेंज होता है, कोई भी बदलाव होता है, तो उसमें जैसे आवेश आपने सुरक्षित देखा, मास भी आपने, द्रव्यमान को भी आपने संरक्षण नियम दर्शाया, ऐसे ही मोमेंटम यानी कि संवेग का भी एक संरक्षण नियम होता है, ठीक है ना। तो उसको लागू करने के लिए, उसका पालन करने के लिए हमें 2 फोटोन लेके चलने पड़ेंगे। तो ये था आपके कुछ उदाहरण जिसमें आपने देखा कि किस तरह से आवेश को संरक्षित रखा जाता है। आवेश के कुछ अन्य गुणधर्म देखते हैं। आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है। इसका मीनिंग ये है कि अकेला आवेश कभी नहीं मिलेगा। आवेश किस पे मिलेगा? किसी वस्तु पे मिलेगा जिसका द्रव्यमान होगा। बिना द्रव्यमान, जैसे अभी आपने क्या देखा था? फोटोन देखा था। फोटोन जो देखा था आपने, फोटोन में आपने देखा कि उसकी एनर्जी कितनी थी? E=hν। अब फोटोन का तो द्रव्यमान होता ही नहीं है, तो फोटोन का द्रव्यमान नहीं है तो उसका आवेश भी कितना माना आपने? 0। तो जिस भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं होगा तो उसके आवेश भी नहीं होगा। द्रव्यमान है तो आवेश हो सकता है। दूसरा, त्वरित आवेश जो होता है हमेशा ऊर्जा विकीर्ण करता है। त्वरित का मतलब होता है एकदम से उसकी गति का बढ़ना या एकदम से कम होना। ऐसे केस में हम देखेंगे कि जो आवेश होते हैं वो ऊर्जा छोड़ते हैं। किसकी फॉर्म में छोड़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, ठीक है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है आवेश जो होता है वो कंडक्टर की सतह पे रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवेश जो कंडक्टर की सतह पे रहता है। कंडक्टर का मतलब चालक। अब कैसे? जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक चालक है, ठीक है ना, ये एक धातु का बना हुआ चालक है, और मान लो आपने किसी भी तरह से इस धातु के बने चालक को, जो कैसा है, अंदर से खोखला नहीं है, भरा हुआ है, धातु का भरा हुआ है, ठीक है ना, इसको आवेश आपने दे दिया, इसके अंदर आवेश डाल दिया। अब आपको पता है आवेश को आवेश रिपेल करेगा, क्योंकि ये प्लस आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये जो आवेश है आपस में प्रतिकर्षण की वजह से, ये जितने भी आवेश आपने अंदर डाले हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसकी वजह से ये सभी दूर चले जाएंगे और लास्ट में कहाँ के रुकेंगे? ये सारे आवेश कहाँ के रुक जाएंगे? इसके वस्तु के सतह पे आकर रुक जाएंगे। यानी कि आप कितनी बार ट्राई कर लो, बार बार करके देखो, ये जितना भी आवेश है ये सारा का सारा यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा? सतह के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि चालक जो होता है उसमें आवेश को चलने की छूट होती है। आवेश जो है चल सकता है, तो चलने की वजह से वो एक दूसरे से प्रतिकर्षण के वजह से एक दूसरे दूर चले गए और लास्ट में आके कहाँ रुक जाएंगे? सतह के ऊपर आ जाएंगे। उदासीन वस्तु भी आवेशित वस्तु से आकर्षित होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ आप सोचोगे अरे ऐसे कैसे हो गया, वस्तु के पास आवेश नहीं है और वो धनात्मक या ऋणात्मक की तरफ आकर्षित होने लग रही है। ये क्यों होता है इसको समझिए आप। देखो, मान लेते हैं कि ये एक छड़ है जिसके पास प्लस आवेश है और सामने आपके एक वस्तु है जो अभी तक उदासीन थी। अब इस उदासीन वस्तु के पास में इस छड़ को ले जाएंगे तो ये कहता है कि ये उदासीन वस्तु इस छड़ की तरफ आकर्षित होगी। बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों आकर्षित होगी? उसके पीछे रीजन है। आपने पढ़ा था आवेशन की विधियों में प्रेरण द्वारा आवेशन उत्पन्न करना। तो जैसे ही ये प्लस आवेश ले जाएंगे इसके पास, तो आपको पता है प्रेरण की वजह से ये जो माइनस इसका है, इस वस्तु के माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे और प्लस दूसरी तरफ इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे। अब आप ये बताइए, इस छड़ का प्लस और इस वस्तु का माइनस, है ना, ये दोनों नज़दीक हैं एक दूसरे के। प्लस और माइनस नज़दीक होंगे तो आकर्षण ज़्यादा होगा, और ये प्लस और प्लस एक दूसरे से दूर है। प्लस से प्लस दूरी ज़्यादा है तो प्रतिकर्षण कम है, आकर्षण ज़्यादा है।
तो आकर्षण ज़्यादा किसकी वजह से है, इस माइनस और इस प्लस की वजह से, है ना। तो प्रेरण की वजह से वस्तु की एक सतह पे क्या बन जाएगा, ये ऋणात्मक आवेश बन गया, और सामने कैसी वस्तु है, धनात्मक आवेश की। तो ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश के ज़्यादा नज़दीक है, जिसकी वजह से ये पूरी वस्तु जो है ये धनात्मक वस्तु की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ ऋणात्मक होती, छड़ आपकी ऋणात्मक होती ये वाली, तो यहाँ धनात्मक आ जाता है इस बॉल के ऊपर, और फिर ये दोबारा से आकर्षित होती। तो आपने याद रखना है कि प्लस को माइनस, यानी कि आपको इतना तो पता है कि धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बट ये भी आपने ध्यान रखना है कि उदासीन वस्तु भी जो है वो हमेशा आकर्षित होती है प्लस और माइनस की तरफ, ठीक है ना। ये तो आकर्षित होंगे आपस में, बट उदासीन वस्तुएं भी प्लस और माइनस की तरफ आकर्षित होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो प्रेरण द्वारा आवेशन होने के कारण उदासीन वस्तु भी आवेशित वस्तु की तरफ आकर्षित होती है। कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 3, अभी आपने क्या देखा था, युग्म उत्पादन में आपने देखा था कि ऊर्जा का बदलाव होता है द्रव्यमान के अंदर, क्योंकि आपने क्या देखा था, उसमें देखा था कि फोटोन जो है वो किस में टूट जाता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर, है ना। और इस वाले केस में आपने क्या देखा था कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, फोटोन बनाते हैं, यह आपने देखा था। तो ये आपको मैंने अच्छे से समझाया। तो ऐसे चीज़ के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक रूल दिया था आइंस्टीन ने, उसने ये कहा था कि मास यानी कि द्रव्यमान को एनर्जी में बदला जा सकता है। मास यानी कि द्रव्यमान, एम का मतलब मास जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ई का मतलब एनर्जी जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा। किसी भी वस्तु से ऊर्जा जो है वो बनाई जा सकती है उसके मास को बदल कर, ठीक है ना। तो द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों मिलकर क्या करते हैं, संरक्षण नियम को पालन करते हैं, ठीक है ना। युग्म उत्पादन और पदार्थ के विलोपन दोनों ऊर्जा प्लस द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं, जहां m क्या है, m वस्तु का द्रव्यमान है, और c क्या होती है, प्रकाश की गति होती है। पता है आपको प्रकाश की गति कितनी होती है, c होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस यानी कि इसको हम किलोमीटर में देखें तो ये बन जाएगा 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में, इतना स्पीड चलती है लाइट, ठीक है ना। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि आवेश और द्रव्यमान एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है और कौन सी बातें दोनों में एक जैसी भी है। आवेश भी पदार्थ का मौलिक गुण है, यानी कि हर वस्तु के अंदर आवेश का गुण जरूर मिलेगा। इस तरह से जैसे वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है तो पदार्थ का द्रव्यमान भी उसका मौलिक गुण है और आवेश भी मौलिक गुण है। आवेश की वजह से विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, और द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पैदा होता है। दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसी की वजह से हम आज जिंदा है, क्योंकि सन और अपनी अर्थ है उसके बीच में ग्रेविटेशन जो है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से हम बंधे हुए हैं। अपना एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो भी धरती से गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से रुका हुआ है। आवेश जो है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। शून्य तो तब है जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक मिलेगा। किसी वस्तु को आवेशित किया है तो उस वस्तु की गति के साथ आवेश में कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि वस्तु जब चलती है तो जितना उसके पास आवेश है उतना ही रहेगा। गति कम या ज़्यादा करने से आवेश के अंदर बदलाव नहीं होता है। बट ये बात अभी आपको हो सकता है आपको समझ में ना आए कि वस्तु की गति बढ़ने के साथ में वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये किसके लिए, किन वस्तुओं की बात चल रही है, ये है आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उन वस्तुओं के लिए, माइक्रोस्कोप जिसे बोलते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं के लिए। मैक्रो के लिए नहीं है कि आप भागने लग जाओ और आपका द्रव्यमान बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। अभी तो कुछ खाएंगे नहीं, हम भागेंगे और अपना मास बढ़ जाएगा, अपना वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कॉमन लाइफ के अंदर इस पॉइंट का कोई भी यूज नहीं है। ये किसके लिए चलता है, सूक्ष्म जो कण होते हैं उनके लिए होता है। सूक्ष्म कण जब इतने तेज चलते हैं कि उनकी जो गति है वो लाइट यानी कि प्रकाश की गति के लगभग बराबर हो जाती है, उनके साथ उनकी तुलना की जा सकती है। उस केस में हम देखते हैं कि वस्तु की गति के साथ में द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। चार्ज जो है परमाणुकरण को शो करता है, यानी कि आप क्वांटीकरण अभी पढ़ा था, Q = N, उसको ये इसका पालन करता है। पर द्रव्यमान में ऐसा कोई रूल अभी नहीं है कि परमाणुकरण को हम समझ सके द्रव्यमान के लिए। यूनिट आपको पता है, मात्रा कूलाम होती है आवेश की और द्रव्यमान की किलोग्राम होती है। दोनों ही अदिश
अदिश यानी कि दोनों की कोई दिशा नहीं होती, यानी कि दो वस्तुओं का आवेश जोड़ना है, सीधा जोड़ देंगे, 5 कूलम प्लस 5 कूलम 10 कूलम। द्रव्यमान जोड़ना है, अब आप बाजार में जाते हो, आपने मान लो वेजिटेबल खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, दो सब्जियां आपने ली, 1 किलो टमाटर लिए, 1 किलो आपने आलू लिए, दोनों को मिलाएं कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा, वो सी बात है, तो सीधा उनको जोड़ सकते हैं। तो आवेश भी द्रव्यमान की तरह किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम अपना बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल को समझने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कूलाम का नियम का यूज करेंगे, और आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत भी हम देखेंगे। तो ये 2 टॉपिक हम देखेंगे आगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।